हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दे दी गई। नरेंद्र गिरी के अखाड़े और मठ के पास अकूत संपत्ति है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कौन बनेगा महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी। अखाड़े अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इन अखाड़ों के पास बेशुमार संपदा है। भारत में कुल 13 अखाड़े हैं और ये 13 अखाड़े भी मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। नरेंद्र गिरी इसी पद पर विराजमान थे। इस पद पर बैठने वाले के पास धार्मिक आर्थिक ताकत के साथ साथ जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव भी होता है। आखिर क्या है यह अखाड़ा परिषद और इन 13 अखाड़ों का रहस्य क्या है, सब समझाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। महंत नरेंद्र गिरी अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अब खाली हो चुका है। 4 शंकराचार्यों के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद हिंदू धर्म की मौजूदा व्यवस्था में दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भारत के कुल 13 प्राचीन अखाड़ों के अकेले प्रतिनिधि होते हैं। महंत नरेंद्र गिरी इसी पद पर विराजमान थे और उनकी मौत के बाद अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नए महंत का चुनाव किया जाएगा। कुल 13 अखाड़े मिलकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये 13 अखाड़े मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनके 3 प्रकार हैं। पहला शैव अखाड़े, दूसरा वैष्णव अखाड़े, तीसरा उदासीन अखाड़े। शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक होते हैं, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के उपासक होते हैं और उदासीन अखाड़े निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं। उदासीन का अर्थ उदास नहीं होता है। उदासीन का मतलब होता है उत आसीन। उत आसीन का मतलब है ऊंचा और आसीन का मतलब है स्थित, यानी जिसका मन ऊंचाई पर स्थित हो उसको उदासीन कहा जाता है। जब कोई भी साधु संत सबसे पहले किसी भी अखाड़े में एंटर करना चाहता है तो ये देखा जाता है कि क्या वो भगवान शिव का उपासक है या फिर वो भगवान विष्णु का उपासक है या फिर वो भगवान ब्रह्मा का उपासक है। इस तरीके से चेक करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाता है कि कोई भी साधु संत किस तरीके से किसी भी अखाड़े में एंट्री कर सकता है। अब 3 प्रमुख अखाड़ों में भी पहला अखाड़ा है शैव अखाड़ा, जिसके अंदर कुल 7 अखाड़े हैं। इसी तरह वैष्णव अखाड़े में कुल 3 अखाड़े हैं और उदासीन अखाड़े में भी कुल 3 अखाड़े हैं। इस तरह कुल 13 प्राचीन अखाड़े हैं। शैव अखाड़े में पहला अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, दूसरा शैव अखाड़ा है श्री पंच अटल अखाड़ा, तीसरा शैव अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी। महंत नरेंद्र गिरी इसी निरंजनी अखाड़े के सचिव थे। चौथा शैव अखाड़ा है श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती। 5वां शैव अखाड़ा है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। 6वां शैव अखाड़ा है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। 7वां शैव अखाड़ा है श्री पंचदशनाम पंचअग्नि अखाड़ा। जो लोग शैव अखाड़े से जुड़े होते हैं उनके नाम के अंत में या तो सरस्वती लिखा होता है या फिर गिरी लिखा होता है और ये सन्यासी होते हैं। उदाहरण के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी शैव समाज से ही जुड़े हुए थे और यही वजह है कि उनके नाम के अंत में गिरी भी आता था और इसी के साथ साथ वो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी भी थे। इसी तरह 3 वैष्णव अखाड़े भी हैं। पहला वैष्णव अखाड़ा है दिगंबरी अनी अखाड़ा, दूसरा वैष्णव अखाड़ा है श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा, तीसरा वैष्णव अखाड़ा है श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा। जब भी आपको कोई वैष्णव समाज के संत मिलेंगे तो उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपने नाम के आखिर में दास लगाते हैं। जैसे अयोध्या के संत ज्ञानदास वैष्णव हैं, इसी तरीके से अयोध्या के ही संत धर्मदास वैष्णव संत हैं। इसी तरह 3 उदासीन अखाड़े भी हैं। पहला उदासीन अखाड़ा है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, दूसरा उदासीन अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन,
और तीसरा उदासीन अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। उदासीन अखाड़े की स्थापना श्री गुरु नानक जी के पुत्र श्री चंद जी महाराज ने की थी। बाद में इसी अखाड़े से 3 और अखाड़े निकले। इन 13 अखाड़ों के मुख्यालय यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। 8 अखाड़ों के मुख्यालय यूपी, 2 अखाड़ों के मुख्यालय उत्तराखंड, 2 अखाड़ों के मुख्यालय गुजरात और महाराष्ट्र में 1 अखाड़े का मुख्यालय है। सवाल ये उठता है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह होती है कि अगर बात अखाड़े की जाएगी तो कुंभ का जिक्र हर हाल में होगा। तभी ऐसा होता है कि जब भी कुंभ आता है या फिर कुंभ होने वाला होता है, उससे पहले अखाड़े परिषद की बैठक बुलाई जाती है और इसी बैठक में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे महंत नरेंद्र गिरी का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को लेकर यह दूसरा कार्यकाल था। हरिद्वार के महाकुंभ से पहले महंत नरेंद्र गिरी को दोबारा अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि अखाड़ों को लेकर महंत नरेंद्र गिरी का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन था। प्रयाग का महाकुंभ और हरिद्वार का महाकुंभ जिस सफलता के साथ संपन्न हुआ, उसमें महंत नरेंद्र गिरी की बड़ी भूमिका थी, जिसकी तारीफ बाघंबरी मठ में जाकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी। जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है, उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। आमतौर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होता है, क्योंकि हर 6 साल बाद कुंभ होता है। तो आमतौर पर व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि हर 6 साल में दोबारा इस पर विचार होता है कि आखिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। साल 2025 में प्रयागराज में कुंभ होगा। कुंभ से पहले भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इससे पहले के 4 सालों के लिए परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा सकता है। कुल 13 अखाड़े होते हैं और इन्हीं 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मिलकर के ही अखाड़ा विकास परिषद के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराते हैं। पहली कोशिश तो ये की जाती है कि सर्वसम्मति से ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं हो पाता है तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। हर अखाड़े से 2 सदस्य अखाड़ा परिषद के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इस तरह कुल 13 अखाड़ों के 26 सदस्य मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगर वोटिंग की नौबत आती है तो जिसको 14 वोट मिलते हैं उसे अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अखाड़ा परिषद के चुनाव में सबसे अहम भूमिका महंतों और महामंडलेश्वरों की होती है। महामंडलेश्वरों की भी अपनी एक सत्ता होती है और उनके पास भी सेवादार होते हैं। एक सवाल यह भी है कि आखिर अखाड़ों की आवश्यकता पड़ी क्यों? आदि शंकराचार्य ने आज से 1200 साल पहले 4 मठों की स्थापना की थी। इन 4 मठों के 4 शंकराचार्य होते हैं जो आप आज भी देखते हैं, और इन 4 मठों और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की भी स्थापना की थी। अखाड़े युद्ध भी करते थे। इतिहास में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जिससे साबित होता है कि अखाड़ों के साधु संतों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी सेनाओं को भी युद्ध में हरा दिया था। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार में कुंभ मेले पर हमला किया था।
कई इतिहासकारों ने लिखा है कि तब इन अखाड़ों ने तैमूर की सेना के खिलाफ युद्ध किया था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर हमला किया था। इस धार्मिक नगर में अब्दाली के सैनिकों ने भीषण नरसंहार किया था। मथुरा के गोकुल में 4000 नगा साधुओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अखाड़ों के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इनकी स्थापना को कई सदियां हो चुकी हैं और सदियों से इन अखाड़ों को लगातार दान मिलता रहा है। अखाड़ों के पास मंदिर भी होते हैं जिनका चढ़ावा भी अखाड़ों की संपत्ति में गिना जाता है। जिस निरंजनी अखाड़े से महंत नरेंद्र गिरी जुड़े थे, वो अखाड़ा भारत के सबसे धनी अखाड़ों में से एक माना जाता है। निरंजनी अखाड़ा के पास 100 एकड़ जमीन प्रयागराज के मांडा में है। 400 बीघा जमीन मिर्जापुर के मोहवारी में है। प्रयागराज और मिर्जापुर की कुल 500 बीघा जमीन की कीमत 300 करोड़ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी निरंजनी अखाड़े के पास 100 बीघे जमीन है। महाराष्ट्र के नासिक में भी निरंजनी अखाड़े के पास 100 बीघा जमीन है। इसी तरह गुजरात और राजस्थान में भी अखाड़े के पास 125 बीघा जमीन है और यूपी के नोएडा में निरंजनी अखाड़े के पास 50 बीघा जमीन है। अपनी धार्मिक और आर्थिक शक्ति की वजह से इन अखाड़ों का राजनीति में भी अच्छा दखल होता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।